जिसके विकास के लिए सीएम मोहन यादव ने सौगातों की बौछार कर दी है। देश में जब भी पिछड़े और अति पिछड़े इलाकों की बात होती है तो बुंदेलखंड का नाम भी उस लिस्ट में आता है। पानी की कमी से लेकर पलायन तक, खेती किसानी से लेकर औद्योगिक विकास तक, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर शिक्षा तक, इस क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में जिन योजनाओं का ऐलान सीएम मोहन यादव ने किया है उनका लक्ष्य बुंदेलखंड का चौतरफा विकास है। लिहाजा ये योजनाएं उम्मीदों के नए दरवाजे खोलती हैं, लेकिन सवाल यह है क्या विकास के पथ पर बुंदेलखंड अपनी अलग पहचान बना पाएगा। तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात होगी। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बुंदेलखंड को औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने के लिए कई फैसले लिए गए। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के निर्माण, नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे कई फैसले मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए। कुल मिलाकर मोहन सरकार ने बुंदेलखंड के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। बुंदेलखंड को विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज, 24,240 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद। बुंदेलखंड में 42 औद्योगिक यूनिट की स्थापना होगी। सागर से दमोह के बीच 4 लेन को स्वीकृति मिली। दमोह, छतरपुर, बुधनी मेडिकल कॉलेज में नए पद स्वीकृत किए गए। 990 नियमित, 615 आउटसोर्स पदों को स्वीकृति मिली। तेंदुखेड़ा में 165 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली। 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन, 348 पदों की स्वीकृति। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार के लिए 397 करोड़ की स्वीकृति। पिछड़े वर्ग के 60 युवाओं को जापान और जर्मनी भेजा जाएगा। 2 साल में रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजा जाएगा। आज कैबिनेट में बुंदेलखंड के लिए कई सौगातें हम सबको मिली हैं। निश्चित रूप से चाहे सागर दमोह मार्ग लंबाई 76.86 किलोमीटर की लगभग 2069 करोड़ की सौगात हम सबको दी है। ये बहुत बड़ी सौगात हम सबके बीच में है। एक मधुबासी ग्रंथ जिला सागर हेतु प्रस्तावक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज भी आपके माध्यम से मिला है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि बुंदेलखंड में विकास को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। यहीं इसी बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई। इधर कांग्रेस ने बुंदेलखंड के विकास में पिछड़ने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। खजुराहो हमारा बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और हमारी प्राचीन संस्कृति, शिल्प और कला का अप्रतिम नमूना है। इस दृष्टि से ठीक है, पर जो कैबिनेट की बैठक हो रही है मैं उसको बहुत गंभीर नहीं मानता, या विभागों की समीक्षा को। उसका कारण ये है कि मंत्री और पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पर्यटन में लगा है। तो अगर इस यात्रा का उद्देश्य पर्यटन भी है तो अभी खजुराहो के प्रचार प्रसार को मैं अनुचित नहीं मानता। इस दृष्टि से ये कैबिनेट की बैठक ठीक है। खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले मोहन सरकार ने लिए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार की इस पहल से बुंदेलखंड में विकास के द्वार खुलेंगे। भोपाल से निहारिका शर्मा के साथ छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी की रिपोर्ट। एक फिल्म है खट्टा मीठा, उसके एक मशहूर गीत के बोल हैं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो हर एक आम आदमी इसी कश्मकश से पूरी जिंदगी गुजरता रहता है, लेकिन जब बात हम करते हैं बुंदेलखंड की तो थोड़ा सा बदलाव होता है। थोड़ा है और बहुत ज्यादा की जरूरत है। ये कहानी है बुंदेलखंड की। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और इसी कहानी पर वो विस्तार से बात करेंगे। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रियंका दुबे प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समर सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश ठाकुर
राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी का मैं रुख करना चाहूंगा। सीएम मोहन यादव ने सौगातों की बौछार कर दी है। उम्मीद बंधी है कि तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और विकास के पथ पर बुंदेलखंड अगले गेयर में पहुंचेगा। लेकिन मैम, सवाल यह है, क्या बुंदेलखंड के लिए ये काफी है या ये बस शुरुआत भर है, आगे बहुत कुछ आने वाला है? दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात सरकार की तरफ से रखती हूं कि जिस तरह से बुंदेलखंड की अगर हम बात करते हैं, जो समस्याओं से वो ग्रसित रहा, उसके ऊपर लगातार कार्य किया जा रहा है। चाहे वो पन्ना के तौर पे हीरे की धरती रहा हो या खजुराहो के तौर पे सांस्कृतिक विरासत की भी एक वो धरती के तौर पे रहा, परंतु कुछ असमानताओं के कारण वो हमेशा पिछड़ता रहा। उसके ऊपर कार्य करने की परम आवश्यकता थी और उसी के लिए ये नवाचार है, जिसमें हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में और मोहन यादव जी के जो सदृढ़ विचारधारा है उसके साथ हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें केन बेतवा लिंक के माध्यम से जो 10 लाख हेक्टेयर जमीन को हम लोग टारगेटेड किया, जिसमें 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन मध्य प्रदेश की सिंचित होगी। 62 लाख लोगों से ज्यादा लोग पेयजल सुविधा से उसमें लाभान्वित होंगे। उसी का एक रूप है छापन नाला सिंचाई परियोजना, जिसके लिए आज कार्य किया गया, जिसमें हम बात करते हैं 360 हेक्टेयर भूमि जो है और जिसमें 17 गांव से ज्यादा जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, जो पानी की समस्या से ग्रसित रहा है, वो लाभान्वित हो। इसके बाद अगर हम पर्यटन पे आते हैं तो रानी दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है, जिसके लिए अगर हम बात करें चीतों के पुनर्स्थापन के लिए कार्य किया है, जिससे कि पर्यटन को और बढ़ावा दिया जा सके, जो उस क्षेत्र के लिए अभी वर्तमान के स्तर पर जो लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जैसा कि हमारी सरकार वचनबद्धता से कार्य कर रही है कि जो ट्रेडिशनल हमारे आय के स्रोत रहे उन पे तो कार्य किया जाए, परंतु नवाचार करके जिस क्षेत्र में उसको तेजी से बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए पर्यटन के हिसाब से खजुराहो बहुत अच्छा है, खनिज के माध्यम से अच्छा है, तो उन पे कार्य करते औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करना सागर में, जिसमें थोड़ा समय लगेगा। कोई भी औद्योगिक क्षेत्र को स्टैब्लिश जब किया जाता है तो 1 से 2 साल 3 साल लगभग लग ही जाते हैं, परंतु उनके साथ में हमें जो नवाचार किया जा सकता है, जिनके माध्यम से वहां के लोगों को अभी वर्तमान में रोजगार सृजन हो सके, उसके लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सागर दमोह 4 लेन को भी हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल पर अगर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वहां पर जो पलायन है वो रुक सके और सरकार वचनबद्धता से जो आगे बढ़ रही है, लोग लाभान्वित हो सके। मेरा सवाल ये है, क्या ये जो योजनाएं हैं ये किसी डेडलाइन के साथ आई हैं? इनका कोई टाइम टेबल भी सुनिश्चित किया गया है कि इतने समय में इनके रिजल्ट्स मिलने चाहिए? क्योंकि योजनाएं तो बुंदेलखंड के लिए बहुत बनी हैं, हर सरकार के कार्यकाल में बनी हैं, तमाम सरकारें दावे करके आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन क्या टाइम लिमिट होगी, टाइम टेबल होगा? आनंद जी, इस मामले में मैं बिल्कुल बेबाकी से बात रखूंगी कि सबसे अच्छा अगर हमारी प्रतिस्पर्धा होती है स्वयं से, जो लगातार अगर हम बात करें 20 वर्षों से, जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस में हुआ करती थी, आज 29% मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो चुकी है, और जिसमें हम मालवा निमाड़ क्षेत्र को देखते आएंगे तो धीरे धीरे हम लोग डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है। और ये जो रीजनल स्तर पे कैबिनेट बैठकें की जा रही हैं, उसका कारण ही यही है कि उस स्थान पे पहुंचना, उस स्थान की समस्याओं को समझना, उसका त्वरित निवारण करना और कोशिशें करना कि उसके समाधान और क्या निकल सकते हैं, उसकी और जो सकारात्मकता से सरकार ने कार्य किए हैं, उससे हर क्षेत्र पर जो है वो प्रभाव काफी सकारात्मक हुआ है। क्षेत्रीय लोगों को भी उससे लाभ मिला है, और जो विजन कह सकते हैं, ब्रॉड विजन जो मध्य प्रदेश सरकार का होना चाहिए, जो हम विजन लेके चल रहे हैं विकसित मध्य प्रदेश का, उसके लिए हमें और भी रोड मैप तैयार करने में सहायता होती है। मैंने टाइम लिमिट पे बात की थी मैम, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है, मैं कह रहा हूँ कोई टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हैं क्या आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। टाइम फ्रेम कि हमारा स्वयं से जो है एक तरीके से कंपटीशन है कि आपने केन बेतवा का जिक्र किया, उसमें आपने कहा कि 3 साल का टाइम पीरियड है, उसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने कितने फर्मली इस बात को कहा? बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि जो भी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो एमओयू साइंस होते हैं, जो भी इंडस्ट्री पार्क निर्माण करने की बात करते हैं, अब चाहे आज इंदौर की देख लीजिए, 5 पार्क से ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क है, वो सारे फुल हो चुके हैं। अगर उज्जैन क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहां पर डेवलपमेंट आपको अलग ही अपने समझ में आता है। तो इन्हीं सब चीजों को जब हम फर्म लेकर के चल रहे हैं तो ही परिणाम जो है धरातल पे निकल रहे हैं, और ये बात बिल्कुल। और बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो ये पूरी उम्मीद कर रहे होंगे कि फ्रूट्स जो हैं इन योजनाओं के, ये जो इस दिशा में कदम बढ़ाए गए, उनके मिलने जल्द से जल्द शुरू होंगे। हम सीधे
कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करेंगे। हमारे साथ समर सिंह जी मौजूद हैं। समर जी, सीएम साहब ने योजनाओं की बौछार कर दी है बुंदेलखंड पर और उम्मीदों के नए रास्ते यहाँ से खुलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, सिंचाई क्षेत्र हो, तमाम ऐसे पहलू जो बुंदेलखंड की चिरस्थायी समस्याएं रही हैं वर्षों से, जिनको लेकर बुंदेलखंड के वासी परेशान रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? जी देखिए, आज खजुराहो की कैबिनेट में जो तस्वीर बुंदेलखंड की दिखाई गई है, उससे ये बात साबित होती है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पिछले 20 वर्षों में कोई कार्य नहीं करा। जिस प्रकार से मोहन यादव जी और उनकी कैबिनेट ने आज बातें रखी, तो ऐसा लग रहा है कि 20 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है। और उसी के साथ में इनका जो विजन है, आप देखिए विजन के ऊपर हमारा प्रश्न है कि आप कह रहे हैं खजुराहो को जो है पर्यटन स्थल के रूप में और विकसित करना है, जबकि पिछले 2 दशकों के अंदर खजुराहो जो है वो अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के जो है उससे विलुप्त होते जा रहे हैं वहां से। इसका मुख्य कारण क्या है? आप एक तरफ जो है पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को नहीं सुधारना चाहते। यूएस और ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी करके ये कहा है कि भारत जो है उसके मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और गुजरात जो है वो महिलाओं के लिए अकेले ट्रेवल करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आप किस प्रकार से आप बजट बनाएंगे? आप बोले शिक्षा के नाम पर, आज की अगर आपको बताएं तो 60 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो फॉर्मल एजुकेशन छोड़ चुके हैं। और वहीं पर किसानों की बात करें, आप लिंक योजनाओं की बात करें, केन और बेतवा को जहां तक मुझे जानकारी है, गर्मियों के दिनों में सूख जाती है नदियां। उसके अलावा आपके पास में वहां पर किसानों ने पिछले 2017 से लेकर 23 तक का अगर आंकड़ा बताऊं तो 1129 किसानों ने आत्महत्या करी है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये सिर्फ कार्यक्रम है, ये पहले ये इस बात को बताएं कि ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, या वाकई में आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का जो इलाका है, जो अति पिछड़ा इलाका आता है, उसकी वाकई में भलाई चाहते हैं? पलायन का हॉटस्पॉट बन चुका है आज जो है मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। तो अब देखिए, इतनी सारी असमानताओं के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार कार्यक्रम करे तो इनकी नीयत पे हमें प्रश्न है। क्योंकि आप मान के चलिए कि 2 साल पहले मार्च 2023 के अंदर जो है पहली इन्होंने इन्वेस्टर मीट उज्जैन के अंदर की थी, रीजनल इन्वेस्टर मीट। अब उसका आंकड़ा इनसे पूछ लीजिए, 700-800 दिन आज हो चुके हैं, 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है। आप इनसे पूछे कि उसमें जो है कितना इनको जो है सफलता मिली है, उसमें श्वेत पत्र जारी करें, उसके माध्यम से बताएं कि हमने इतनी इंडस्ट्रीज करी हैं और इतने लोगों को रोजगार मिला है। जहां तक की बात ये कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार के लिए जो है जापान और जर्मनी भेजना पड़ेगा, इस बात से चीज साबित होती है कि मध्य प्रदेश की सरकार जानती है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए विदेश भेज रहे हैं। और विदेश भी कोई आप वहां पर जो है बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनाकर या कोई बहुत बड़ी किसी कंपनी का सीईओ बना के नहीं भेज रहे, आप भेजेंगे अभी तो किसी लेबर के तौर पर उनको भेजेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल है। ये अपनी स्थिति को सुधारना नहीं चाहते हैं। ये जितने भी इनके विजन के अंदर चीजें हैं, और ये रोड की बात करते हैं, रोड की बात इन्होंने कही, रोड जो है वो एनएचएआई बना रहा है, ये बना रहे हैं क्या? चलिए, मैं समझ साहब, आपने सारी बातें रखी। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि सरकार में तो आपकी पार्टी भी रही है। कुछ एक समस्याओं पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो बुंदेलखंड की कहा जाता है स्थायी समस्या है, मतलब आदिकाल से चली आ रही है बुंदेलखंड की। उसमें है जल संकट, सूखा, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि से जुड़ी चुनौतियां। वहाँ पर सोयाबीन और कपास की खेती के बारे में कहा जाता है कि पानी ज़्यादा मांगती हैं, फिर भी उसके क्योंकि विकल्प नहीं मिल पा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया, बुनियादी ढांचे की कमी हो गई। और सबसे अहम बात, इन तमाम मसलों को लेकर ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार ही घोषणा कर रही है, आपकी सरकारों के कार्यकाल में भी बहुत भर भर के घोषणाएं हुई हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, योजनाओं का क्रियान्वयन। ये जो समस्याएं लगातार पाइलअप होती चली गई, इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? कहां पर कमी रह गई? बुंदेलखंड क्यों पिछड़ गया? जहां तक की बात कांग्रेस की सरकार के समय क्या कर रहे हैं, हमने उस समय पर्यटन की आप बात करें तो हमने उस समय एक जो है बात भी निकली थी कि उस समय हम मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वो खजुराहो को बनाने की बात निकली थी। आप अगर ध्यान दें इस बात को लेकर कि जो योजनाओं की जितने अभी सिंचाई योजना वर्तमान में वहां पर कार्यरत है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। इसमें से एक भी अगर योजना जो सिंचाई योजना है, अगर उसमें से एक भी जो योजना है अगर भारतीय जनता पार्टी के समय की, तो बता दीजिए। यहाँ पर उल्टा जो कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए काम कुछ नहीं बताना। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी हैं, आपकी सारी बातें सुन रही हैं, वही बताएंगी जो आप दावे कर रहे हैं और जो आप सवाल उठा रहे हैं। बोलिए। कंजर्वेशन के लिए जो कंजर्वेशन के लिए जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं किया गया। चलिए, मैं प्रियंका जी का रुख कर लेता हूं। समर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका जी का मेरी एक लाइन और बाकी थी कि मध्य प्रदेश खजुराहो, राजा राम मंदिर, ओरछा जो है
वो अंतरराष्ट्रीय जो अपने पर्यटक थे उनके लिए एक हॉटस्पॉट हुआ करता था, वहां पर सबसे आना ज्यादा पसंद करते थे। अब देखिए कि वहां जी। से वो विलुप्त हो गए। इसका मुख्य कारण है कि इनकी कानून व्यवस्था, अफसरशाही और इसके अलावा जो गुंडागिर्दी मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही वो है। प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। इन्होंने अपनी सरकार के जो खूबियां थी वो बता दी और आपकी सरकार की जो खामियां हैं वो सामने रख दी। इनके मुताबिक बता दीजिए जरा। देखिए, इनके शासनकाल में उग्रवाद और नस्लवाद को किस तरीके से प्रोत्साहित किया गया और मध्य प्रदेश में किस तरीके से एक अस्थिरता या हम कहें कि आतंक की स्थिति बनने या कह सकते हैं असुरक्षित वातावरण की स्थिति बनी थी, वो सभी को सर्वविदित है। केन बेतवा लिंक के डिले की अगर ये बात करते हैं तो कितने सालों तक उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इनका विवाद चलता रहा, ये उस पर चर्चा नहीं करने चाहेंगे, उसके समाधान पे ये चर्चा नहीं कर पाए, जिसका समाधान हमारी सरकार ने निकाला और आज उस परियोजना को गति मिल पाई है। ये हमारा अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा उपलब्धि के तौर पे तो यही है कि आज 10 लाख हेक्टेयर मजाक नहीं होता, जिसमें 8 लाख हेक्टेयर जो है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जो है वो उत्तर प्रदेश का था। तो उसके ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 62 लाख लोग जो है वो पीने के पानी पेयजल व्यवस्था से लाभान्वित होना बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और जहां पेयजल की व्यवस्था तक पर्यटन को इन्होंने कानून व्यवस्था से जोड़ा मैम, पर्यटन को इन्होंने कानून व्यवस्था से जोड़ा। जी अगर और ये भी आप देखिए कि इन्होंने यूएस की रिपोर्ट और यूएन की रिपोर्ट से कनेक्ट किया। ये उसी यूएस की बात कर रहे हैं जो आज हमारे डेवलपमेंट से हड़बड़ाया हुआ है। या हमें ये वही यूएन है जिसको झूला बिठा के झूला झुलाया करते थे आपके प्रधानमंत्री। ये वही यूएस है जिसके डोनाल्ड ट्रंप को झूला झुलाया करते थे आप लोग। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप आप कार्यक्रम करते थे और चुनाव प्रचार में जाते थे। अब एकदम से जब उन्होंने आपको अपनी असलियत बता दी तब आप बौखला गए। आज वो उनके नए पापा जो है वो जो है। चलिए सर, प्रदेश नीति पर बात हो रही है, प्रदेश नीति पर बात हो रही है, विदेश नीति पर बात नहीं हो रही है। प्रियंका जी आपको रुकना चाहूंगा, 2 मेहमान और हैं। मैं ये कह रहा था कि प्रदेश नीति पर बात हो रही है, विदेश नीति पर बात नहीं है। जिस दिन विदेश नीति पर बात होगी उस दिन उस पर भी बात करेंगे। धनंजय जी का कर देते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धनंजय जी, आपने दोनों पक्षों को सुना और मैं आपसे जानना चाहता हूं जो तमाम समस्याएं मैंने गिनाई हैं इस इलाके की, शिक्षा से लेकर, पलायन से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, ड्रॉप आउट से लेकर, कृषि से लेकर, कृषि कौन सी की जाए, कैसे की जाए, सिंचाई को लेकर और जो क्रियान्वयन योजनाओं का नहीं हो पाता उसको लेकर, आपकी समझ में क्या आता है कि बुंदेलखंड ये अविकास की मार क्यों झेल रहा है? बुंदेलखंड ये पिछड़ेपन की मार क्यों झेल रहा है? देखिए अनंत, आपने जो कहा कि बुंदेलखंड वाकई में भुखमरी, गरीबी, पलायन, सूखा, बुंदेलखंड की पहचान यही थी। और आजादी के बाद से अपन देखें तो बुंदेलखंड की प्रोग्रेस पर कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2009-10 में मनमोहन सिंह सरकार जब यूपीए की थी तो उसने बुंदेलखंड के लिए एक एकीकृत विकास पैकेज लाया था। जी, एकीकृत विकास पैकेज में 7,277 करोड़ का, मुझे याद है, कैबिनेट ने मंजूर किया था 7,277 करोड़ का पैकेज। जी। और उस पैकेज में जो था सिंचाई, विकास, किसानों की दशा, तीन चार मुद्दों पर उसका एजेंडा तय था। जी। लेकिन बाद में क्या हुआ, उस फंड का इतना दुरुपयोग हुआ कि कांग्रेस के नेता खुद राहुल गांधी ने बुंदेलखंड पैकेज में हुए दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था, उसमें करप्शन का मुद्दा उठाया था। तो देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक बुंदेलखंड के विकास का सवाल है तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है नियत। यूपीए सरकार ने प्रयास तो अच्छा किया था लेकिन परिणाम में नहीं बदल पाई। मोहन सरकार ने खजुराहो में जाकर के बैठक की है, कैबिनेट किया है, वो मुझे लगता है कि इसका परिणाम सामने ठीक ढंग से आना चाहिए। अभी उन्होंने जो टूरिज्म को लेकर के जो 2-3 फैसले किए हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा महाकौशल के साथ, जबलपुर के साथ खजुराहो, नौरादेही टाइगर रिजर्व से जबलपुर तक का एक अच्छा सर्किट बनेगा। पन्ना नेशनल पार्क खजुराहो के पास में है ही, तो मुझे लगता है इसके परिणाम आगे चल के अच्छे आ सकते हैं। जी, बाकी देखिए, मैं धनंजय सर, हम यूपी में भी देखते हैं एक कॉरिडोर्स की बात बड़ी होती है पर्यटन के क्षेत्र में खासकर, और हमारे जो आध्यात्मिक जो बिंदु हैं, हमारे जो आध्यात्मिक स्थान हैं, उनको लेकर कॉरिडोर्स की बात होती है। यहाँ पर भी कुछ वैसी ही सोच, वैसा ही नजरिया यहाँ पर दिखाई देता है। और क्या आपको लगता है कि ये कितना फ्रूटफुल रहेगा बुंदेलखंड के लिए? देखिए 100% फ्रूटफुल रहेगा। अभी तक के तो देखिए ना, जैसे नौरादेही टाइगर रिजर्व में पहली बार बात की जा रही है चीता बसाने की। अगर नौरादेही टाइगर रिजर्व में चीता बसाया जाता तो निश्चित तौर पे वहां टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म में बढ़ेगा तो पहली बार तो बुंदेलखंड जो है देश के नक्शे में, टूरिज्म के नक्शे पे आएगा। अभी तक के देखिए खजुराहो के अलावा उस क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां टूरिस्ट जाता हो।
पन्ना टाइगर रिजर्व भी इतना बढ़िया टाइगर रिजर्व है, लेकिन टूरिस्ट की संख्या वहां भी कम रहती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि खजुराहो से पन्ना, पन्ना से नौरादेही और नौरा से देही से जबलपुर भेड़ाघाट होते हुए भादोगा कान्हा खजूर एक टूरिस्ट सर्किट डेवलप होगा, इससे इसको लाभ मिलेगा। दूसरा, सरकार का ये भी फैसला अच्छा है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सरकार ने प्लान बनाया है। मुझे लगता है कि अब चूंकि केन बेतवा प्रोजेक्ट के कारण बुंदेलखंड की जो पानी की समस्या थी, जो सूखे की समस्या थी, इसका निवारण होगा, सड़कों का जाल बन के बिछ गया है जी। तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्रीज वहां आती है तो काफी हद तक के डेवलपमेंट होगा, बेरोजगारी दूर होगी। मेरे को लगता है कि सरकार ने जो रोडमैप बनाया जो है, पैकेज दिया है, सौगातें दी हैं, जो रोडमैप बनाया है, वो एक सही दिशा में बुंदेलखंड को ले जाएगा। ये बात आपने कही। रमेश जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहता हूँ। रमेश जी, आज जब भी बात होती है विकास की, तो विकास के लिए एक निश्चित आधारभूत ढांचा चाहिए होता है, जिसकी कमी हमें बुंदेलखंड में साफ दिखती है। चाहे वो बात हो सड़कों की, चाहे वो बात हो बिजली की, चाहे वो बात हो आपके पानी की उपलब्धता की। वो कृषि क्षेत्र के लिए भी लागू होती है, वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी लागू होती है, वो पर्यटन के लिए भी लागू होती है, वो शिक्षा के लिए भी लागू होती है। ये जो रोड मैप आज सामने रखा है सीएम मोहन यादव ने, इसमें उन्होंने स्वास्थ्य को भी छुआ है, इसमें उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र को भी छुआ है, इसमें वो सिंचाई की बात भी कर रहे हैं, इसमें वो कृषि की बात भी कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग की बात भी कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि खजुराहो में बैठक करना और उसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की यहां पर कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि योजना केवल कागजों तक नहीं रहेगी, ये योजना जमीन पर आकर रहेगी? देखिए, मुझे लग रहा है इस सब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा भी कि जो कोई नवीनतम जो कोई यूनिट या हब कभी लगता है तो उसमें 2-3 साल तकरीबन धरातल पे आके पता चलता है, और सही भी बात है। अचानक रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। डिबेट का ये सब जो हो रहा है, इसके मेन पहलू को हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसकी नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये अच्छी बात है। चलिए, 2 दिन के लिए पूरी मध्य प्रदेश सरकार वहां पे आके रुकती है, इवेंट के तौर पे जो भी करती है, लेकिन वहां का जो निवासी है, जो मूल निवासी है, सर, कैबिनेट बैठक थी वहां पर रमेश जी, मैं करेक्ट कर दूं, कैबिनेट बैठक थी वहां पर, कैबिनेट बैठक में फैसले लिए गए हैं। तो कैबिनेट बैठक को मैं थोड़ा सा करेक्शन इसमें चाहता हूं, क्योंकि प्रोसेस से जुड़ा मामला है सर, सरकार की बैठक से जुड़ा मामला है, और जब कैबिनेट बैठक होती है तो उसके कुछ मायने होते हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उससे जुड़ी कुछ बातें होती हैं। तो इसके लिए मतलब आप कैबिनेट बैठक ही बोले, इसके लिए इवेंट शब्द का इस्तेमाल ना करें। किसी मंच पर ये बात वो कह रहे होते तो आप इवेंट इस्तेमाल कर देते। मुझे लगता है कि एक प्रदेश के हिस्से में जाकर ये कैबिनेट बैठक हुई है, उसकी गंभीरता होती है, उसकी मर्यादा होती है। जी, अब मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो कुछ भी कह सकता हूं, मैं तो नहीं सर, कुछ भी कहने का मंच नहीं है रमेश जी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको टोका इसलिए कैबिनेट बैठक थी। कैबिनेट बैठक की मर्यादा होती है। अपनी बात आप कहें, अपनी बात आप। मैंने मध्य प्रदेश की सरकार की और आपकी बात को बड़ा कर दिया कि कम से कम पूरी सरकार उठ के यहाँ पे आ गई, और लेकिन आगे के पहलुओं को समझो। वहां के जो वासी हैं, जो निवासी हैं, वो ज्यादा एक्साइटेड, खुश नहीं है, क्योंकि वो आदी हो चुके हैं। 25 साल में अगर लंबी बहस होती, पूरा आंकड़ा बता देता, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, किन किन ने इन लोगों से झूठे वादे नहीं करे। ये जो बुंदेलखंड का जो है, इसमें कई बार प्रयास किए गए कि इंडस्ट्रियल हब यहाँ पे बुलाया जाए, लोगों को बुलाया जाए, लेकिन वहां पे चाहे सुरक्षा का मामला हो, मिट्टी पीली है, वहां पे कोई ऐसा रोजगार है नहीं, गांव के क्षेत्र है, वहां पे रोड ऐसी है नहीं, कनेक्टिविटी है नहीं, सब वहां से भाग जाते हैं। अब ये हो क्यों रहा? ये मेन आप जो नब्ज पे, उस पे मैं आ रहा हूँ जी। देखिए, कुछ समय से पहले से यहाँ पे बाबा बागेश्वर नाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो यहाँ पे एक आकर्षण का केंद्र पूरे ना सिर्फ देश के, पूरे विदेश के लिए बने हुए हैं। मैं जुमा भी जल्दी ही होके आया हूँ उस जगह को। मैंने उनका घर भी देखा, गांव भी देखा, एयरपोर्ट से लेके सब चीजें मैंने देखी। जो 10 साल पहले, 10 साल तो छोड़ दो, 5 साल पहले जो चीजें नहीं थी, वो अब हमें दिखाई दे रहा है। वहां पे जो जमीन वो महंगी हो गई है, रोजगार, छोटी छोटी दुकानें आपको दिखाई देंगी। वो किस लिए लग रही हैं? क्योंकि बाबा बागेश्वर का जो धाम है, अब सरकारें जो करती हैं उसमें नफा नुकसान होता है, नफा नुकसान देखती हैं। सरकार इसलिए अपना फायदा ढूंढ रही है कि बागेश्वर धाम के जरिए से हम क्या निकाल सकते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व, बाबा बागेश्वर को भी फैक्टर बना रहे हैं सर। अभी तो सब चीजें होने लगी हैं। ये तो कुछ अतरंगी टाइप का आप लिया है। खैर, प्रियंका दुबे जी बैठी है, मैं उनसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँ, क्योंकि समय की कमी है। तो ये तो कुछ अतरंगी टाइप का ले गया सर, मतलब 3 डायमेंशन होती है, आपने चौथी डायमेंशन यहाँ पे सतरंगी होगा। इस चीज को ठीक है, नजरिया आपका, सब एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, मैं नजरिया सर, मैं आपके नजरिए का सम्मान करता हूँ। आपने एक पॉइंट रखा सामने, उसका सम्मान है।
प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो पूरा का पूरा इस समय फोकस किया जा रहा है बुंदेलखंड को लेकर और बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर, अब ये विश्वास पैदा करना और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना, इसके लिए क्या कदम सरकार उठाने जा रही है? जैसा कि रमेश जी ने कहा कि जनता सालों से ये बातें सुनती आ रही है, अब मसला है विश्वास पैदा करने का और जनता को ये बताने का, जताने का कि हमने जो कहा हम वो करने जा रहे हैं। ये कैसे आएगा? सर, प्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगी रमेश जी का कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो चाहे बाबा बागेश्वर को ही आपने फैक्टर लिया, लेकिन आपने ये तो स्वीकारा कि पर्यटन के तौर पे, आध्यात्मिक केंद्र के तौर पे, या अगर हम बात करें ईश्वर के प्रति आस्था को लेकर के लोगों का वहां जाना शुरू हुआ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर भी लोगों ने ध्यान देना शुरू किया और कार्य हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आप नेक्स्ट अगली बार बैठेंगे तो आपको बीजेपी प्रवक्ता ही लोग कहने लगेंगे। समर भाई की बात पे आपने मोहर लगा दी। मुझे लग रहा है सारे पैनलिस्ट अब इस बात पे खुश होंगे, जो मैं कहना चाह रहा था अंदर की बात। दीदी, आपने अपनी बात कही है रमेश जी, आपको अपनी बात कहने से किसी ने नहीं रोका। सारा ताना बाना इसीलिए था, सरकार कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही। बाबा बागेश्वर धाम के जरिए से क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या चीजें निकाल सकते हैं, वो हमारी बहन प्रवक्ता जो भाजपा की, उन्होंने मोहर लगा दी। बस इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। समर के पास लास्ट में जाना है मुझे उनको 1 मिनट कम से कम देना पड़ेगा जी। डेफिनेटली रीवा में अगर हम बात करते हैं कि सोलर प्लांट के तौर पे जो हमने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट डेवलप किया, या अगर हम पर्यटन की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं या औद्योगिक क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए जो हमने कार्य की शुरुआत करी है, निश्चित है इससे धरातल पे जो कार्य उतरेगा उसके लिए जितना जो कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी जो जो आवश्यकताएं लगेंगी उन पे भी कार्य किया गया, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो रीवा का एयरपोर्ट भी उसमें शामिल होता है। तो सरकार वचनबद्धता से आगे बढ़ रही है और कार्य कर रही है, और निश्चित है कि जब बुंदेलखंड की जनता ने हम पे विश्वास जताया, मैंने तो विश्वास का सवाल मैम इसलिए उठाया कि घोषणाएं बहुत हुई हैं। एक घोषणा का जिक्र तो धनंजय जी ने यहां पर किया जो कांग्रेस की केंद्र सरकार के टाइम में हुई थी, और बहुत बड़ी घोषणा थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन वो जमीन पर उस तरीके से नहीं उतर पाई। जब विश्वास की बात आती है तो जनता क्रियान्वयन देखती है, जनता एग्जीक्यूशन देखती है। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, विश्वास, ये बड़ी बात है। ये तो प्राइम मिनिस्टर तक कहते रहे हैं सर कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ, 85 पैसा गायब हो जाता है, 15 पैसा धरातल तक आता है। तो जिसके प्रधानमंत्री जी स्वीकार करते हो तो हमें कटा। मैं आता हूँ, मैं बस मैम आपका समय समाप्त। समर, आपका लास्ट है, फाइनल कमेंट आपका, उसके बाद समापन करना होगा मुझे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने कहा था कि निवेश को आमंत्रित नहीं, आकर्षित करना पड़ता है, और आकर्षित करने के लिए उसका एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम विपक्ष के साथ मिलकर इस प्रदेश को जो है गौरव की गाथा लिखें इस प्रदेश के बारे में। यहाँ पर युवा, बेरोजगार, किसान, महिला, बुजुर्ग सब लोग सुरक्षित रहें, सब लोग ठीक से रहें। लेकिन वहीं पर है कि अब एटमॉस्फेयर वैसा सरकार दे नहीं पा रही है। सरकार के ही जो लोग हैं वो कोई ड्रग्स में, और आज की खबर है कि एक जो मंत्री थी उनके भाई जो है वो 64 किलो गांजा के साथ में पकड़े गए। तो इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो कोई विदेश, जो देश या विदेश का जो निवेशक होगा वो किस प्रकार से आपकी यहाँ पर आएगा। जब आप देख रहे हैं कि मॉरल पुलिसिंग के नाम के ऊपर यहाँ पर लिंचिंग की जा रही है, इंदौर में जो पब कल्चर चलता है, जिसको मिनी बॉम्बे कहा जाता है मध्य प्रदेश का, तो वहां पर पब्स के बाहर जो है वहां पर वो इस प्रकार के बजरंग दल और अन्य दलों के लोग आके वो थोड़ा सा समर भाई, बहुत सारी चीजें, आपको एटमॉस्फेयर ऐसा देना होगा जिसमें आदमी आप पे विश्वास कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। करने का, रिस्पॉन्ड करने का समय नहीं है। मैं माफी चाहूंगा आपसे समर जी, आपको रोका बीच में, इसके लिए भी माफी। लेकिन सभी मेहमानों ने अपनी बात बिल्कुल उन्मुक्त तरीके से यहां पर सामने रखी है, और अब सवाल यही है कि बुंदेलखंड विकास चाहता है और वो विकास की दौड़ में अपनी अलग पहचान कब तक बना पाएगा। एक शुरुआत, एक बड़ा कदम यहां पर उठाया गया उस दिशा में। अब देखना यह है कि इसके नतीजे, इसके जो फल हैं वो कब तक बुंदेलखंड के लोगों को मिलेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।